Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we'll be looking at two questions. The first one is from vectors and the second one is from circle properties. Both of these questions are from grade 11 mocks paper 1. I hope you all have seen the previous videos जिसमें हमने grade 11 का mocks का paper 1 काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। बस इसके अलावा दो क्वेश्चंस और रह गए हैं। ये दो क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह दो क्वेश्चंस और हैं, उसके बाद P1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी जो लास्ट क्वेश्चंस रह गए हैं तो उनकी भी जल्दी से तुम्हारे साथ वीडियो शेयर करूंगा, सॉल्यूशन वीडियो। तो ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, वो देखेंगे इंशाल्लाह। अगर देखते हैं स्कूल में टाइम मिल गया तो फिर वो स्कूल में सॉल्व कर लेंगे, वरना फिर उसकी भी इस तरह सारे के सारे वीडियोस पे उसकी सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस कर लेंगे। आई होप ये वीडियो भी तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। वेक्टर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ये है कि डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आई होप ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आ जाएगा। लेट्स जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन। पहले रीड कर लेते हैं, सारा डाटा जमा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो है ना वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वेक्टर के क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि सारी जो चीज़ें हैं ना वो स्टार्ट में गिवन है। अगर आपने वहाँ से प्रॉपर डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द पार्ट्स, आसानी से हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन नहीं समझ में आई ना जो क्वेश्चन तुम्हें देना चाह रहा है, फिर ये है कि पार्ट जो है ना वो वो कोई ना कोई पार्ट जो है ना वो तुम्हें तंग करेगा ज़रूर। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास डायग्राम बनी हुई है। वो कह रहा है कि इन द डायग्राम x is the point on AB where ax is equals to 1 upon 4 of AB। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ कह रहा है कि ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है इसमें ये आपको एक लाइन नज़र आ रही है ए बी। इस लाइन पे एक्स एक पॉइंट है। ठीक है। एक्स इज अ पॉइंट ऑन ए बी। और वो कह रहा है कि एक्स जो है वो ऐसा पॉइंट है कि जो ए से लेके एक्स तक का डिस्टेंस है ना वो कितना है, 1/4 ऑफ ए बी। मतलब ए से लेके एक्स तक का जो डिस्टेंस है वो 1/4 है टोटल डिस्टेंस के, जो कि ए बी है। तो अब आगे जाने से पहले ना यहाँ एक काम ये कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से ना एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो हम ये काम करते हैं कि भाई चूंकि ए एक्स जो है वो 1/4 ऑफ ए बी है, तो इसने मुझे यहाँ फिगर में ना ए एक्स दिया हुआ है। ए एक्स जो है ना वो कह रहा है कि ए एक्स जो है ना वो क्यू के बराबर है। तो मैं एक काम करता हूँ, ए एक्स की जगह पे जो है ना वो क्यू पुट करता हूँ। ए एक्स की जगह पे मैंने क्यू पुट किया, फिर मैंने इक्वल्स टू यूज किया। इक्वल्स टू के बाद ये हो गया 1/4 और इसके साथ आ गया ए बी। अब ये 4 जो है तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ से ए बी की वैल्यू पता चल गई। ए बी की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, ये 4 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी की मेरे पास जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल्स टू 4 क्यू। ठीक है। तो मैंने जो है वो क्वेश्चन अभी पूरा पढ़ा भी नहीं है, जितनी मुझे जो है वो समझ में आया मैंने उधर से ही डाटा एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो ए बी जो है ना वो मेरे पास आ गई है 4 क्यू। अब ज़रा जल्दी से मैं ना इसको फिगर पे लिख लेता हूँ, क्योंकि फिगर पे जो लिखने हैं ना वो आसान होता है बाद में, क्योंकि आपको रूट वगैरह आइडेंटिफाई करना होता है। तो उससे पता चल जाता है क्या क्या चीज़ें पता है। अब देखो ए एक्स का एरो इस तरफ है, तो ए बी बोला उसने, तो ए बी का एरो भी मैंने इस तरफ लगा दिया। अब उसने बोला है कि ए टू बी जो है ना वो 4 क्यू है। ए से लेके बी तक 4 क्यू है, तो यहाँ इतना पार्ट तो क्यू हो गया। तो अब ये बाकी का पार्ट कितना हो गया, ये बाकी का पार्ट जो है ना ये कितना हो गया, ये 3 क्यू हो गया। सही है। तो मैंने इसको 3 क्यू लिख लिया। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि भाई ए से लेके बी तक 4 क्यू है, तो ए से एक्स तक तो क्यू हो गया, तो इसका मतलब है कि एक्स से बी तक अब कितना हो जाएगा, एक्स से बी हो जाएगा 3 क्यू। अगर मैं ए से बी बोलूँ तो ए से बी जो है ना वो पूरा का पूरा 4 क्यू है। तो मैं इसको बॉक्स भी बना देता हूँ ताकि मुझे ए बी की वैल्यू भी जो है ना वो जो है वो पता है। और अब मुझे ए बी की वैल्यू भी पता चल गई, मुझे एक्स बी की भी वैल्यू पता चल गई, मुझे ए एक्स की पता चल गई, तो तीनों की वैल्यूज मुझे पता है। चलो अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ। अब वो कह रहा है y इज अ पॉइंट ऑन ए सी। अब वो कह रहा है कि भाई y भी एक पॉइंट है जो कि लाइन ए सी पर है। ठीक है ना, ए सी आपको नजर आ रहा है, ए यहाँ से लेके सी यहाँ तक है, तो इस लाइन पे ना एक पॉइंट है y। और वो कह रहा है कि y ऐसा है कि ए वाई इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ए सी। तो अब यहाँ भी जो है वो मुझे जो है वो टोटल पता चल सकता है। कैसे? ए वाई मुझे उसने दिया हुआ है, ए वाई कह रहा है पी है। तो मैं एक काम ये कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ, ए वाई की जगह पे पी लिख लेता हूँ। ठीक है, ए वाई की जगह पे मैंने पी लिख लिया, पी इज इक्वल्स टू, और ये है 1/3, तो मैंने लिखा 1/3। और यहाँ ए सी लिख लिया। अब इसका मतलब है कि यहाँ 3 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ए सी की वैल्यू भी यहाँ से मिल सकती है। वेक्टर ए सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर ए सी जो है वो 3 टाइम्स पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है।
उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए सी जो है, वेक्टर ए सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3p। अब मैं इसको भी फिगर पे लिख लेता हूँ जल्दी से। अब ए से वाई तक पी है, और ए से लेके सी तक जो है वो 3p है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वाई से लेके सी तक जो है ना, एरो भी लगाता हूँ, तो वाई से लेके जो सी तक है ना, वो मेरे पास आ रहा है 2p। तो मैंने इसको 2p लिख दिया इस तरह। सही है, तो ये देखो चीज़ें मुझे जो है वो समझ में आने लग गई कि ए से लेके एक्स तक जो है वो क्यू है, एक्स से लेके बी तक जो है वो 3q है, ए से लेके वाई तक जो है वो p है, और वाई से लेके सी तक जो है वो मेरे पास 2p है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब और इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि z इज अ पॉइंट ऑन बी सी। z एक पॉइंट है, ठीक है, जो कि लाइन बी सी पर है, और वो ऐसा पॉइंट है कि वो बी सी को मैंने एक्सटेंड किया है, बी सी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके आगे लेके गया हूँ, तो वो जाके जो है ना मुझे जो है z पॉइंट मिला है। और वो कह रहा है कि भाई जो सी जी है ना, सी जी वो 2 टाइम्स बी सी है। ठीक है, सी जी जो है, सी से लेके जी तक का जो डिस्टेंस है ना, वो 2 टाइम्स ऑफ बी सी है। तो चूंकि मुझे बी सी अभी नहीं पता, तो इसीलिए मैं जो है ना फिगर पे कोई चीज़ नहीं लिख रहा, बस मैं एरो लगा देता हूँ कि भाई वो बी से सी बोल रहा है, इसका मतलब है यहाँ एरो इस तरह होगा। फिर वो सी जी बोल रहा है, इसका मतलब है यहाँ एरो इस तरह होगा। तो मैंने एरो लगा दिए, लेकिन चूंकि मुझे अभी नहीं पता, बस ये मुझे पता है कि ये 1:2 का रेशियो है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि भाई ये ना 1:2 का रेशियो है, क्योंकि कह रहा है कि सी जी जो है ना, वो इक्वल्स टू है 2 टाइम्स बी सी के। ठीक है, मतलब बी सी का डबल है, तो अगर बी सी 1 हो जाएगा तो सी जी जो है वो 2 हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन लिख ली। आगे उसने मुझे दिया हुआ है कि ए वाई जो है वो पी के बराबर है, ए एक्स जो है वो क्यू के बराबर है, ये सारी चीज़ें फिगर में ऑलरेडी मेंशन है। अब मुझसे कह रहा है कि भाई एक्सप्रेस एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। अब देखो, ये वाली जो लैंग्वेज कहता है ना, इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो आंसर है ना, उसमें सिर्फ पी और क्यू होगा बस। पी और क्यू के अलावा अगर कोई चीज और कोई अल्फाबेट अगर आता है ना, तो फिर उसके तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो हम जैसे रूट डिफाइन करते हैं ना, कि यार हमें एक्स से वाई जाना है, तो रूट लिख लेते हैं वो। तो वो रूट डायरेक्ट आंसर में लिख देते हैं। भाई रूट जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। रूट तो हम अपनी आसानी के लिए लिखते हैं, ताकि हमें जो है वो वैल्यूज जो है वो देखने में आसानी हो। आपको जो अपना आंसर देना है ना, यू हैव टू गिव योर आंसर इन 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 सिंपलेस्ट फॉर्म। और वो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसी होनी चाहिए, वो सिर्फ पी और क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब आपके आंसर में सिर्फ पी और क्यू होना चाहिए, इसके अलावा और कोई जो है वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कोई और अल्फाबेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि भाई एक्स वाई को जो है ना वो सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ पी और क्यू जो है वो एक्सप्रेस करो। अच्छा, अब हमें जाना है एक्स से वाई। ठीक है ना, एक्स से वाई है, क्योंकि एरो नजर आ रहा है तुम्हें, तो तुम एक्स से अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे और तुम वाई पे जाओगे। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, रूट लिख लेता हूँ कि इफ आई वांट टू गो फ्रॉम एक्स टू वाई, अगर मुझे एक्स से वाई जाना है तो मेरा रूट क्या होगा। मेरा रूट ये होगा कि पहले मैं जाऊंगा एक्स से ए। ठीक है। अच्छा, यहाँ ना साइन, अभी यहाँ साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ रूट में हम हमेशा पॉजिटिव ही लिखते हैं। ठीक है, तो हम पहले जाएंगे एक्स से ए, और फिर हम जाएंगे ए से वाई। सही है, तो मैं इसको यहाँ प्लस में ही लिख रहा हूँ। तो ये मेरा रूट हो गया। ठीक है ना, अब ये रूट मेरा आंसर नहीं है, मुझे अभी जो है वो वैल्यूज इसमें डालनी है। तो पहले मैं जाऊंगा एक्स से ए, फिर मैं जाऊंगा ए से वाई। लकीली आई हैव द वैल्यूज ऑफ एक्स ए एंड ए वाई दोनों है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनकी वैल्यूज प्लग इन करता हूँ। सही है। अच्छा, अब ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स से वाई जा रहा हूँ, तो पहले मैं एक्स से ए जाऊंगा। अब एक्स से ए जो है ना, वो मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। क्यू जो है ना वो यूं नीचे की तरफ आ रहा है, और मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं इसको क्या ले लूंगा, मैं इसको माइनस क्यू ले लूंगा। सही है, तो मैंने इसको माइनस क्यू ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैं पहुंच गया ए पे। अब मुझे ए से वाई जाना है। ए से वाई जाने के लिए मैं देखो डायरेक्शन को ही फ्लो जो है ना, जो फ्लो की डायरेक्शन है उसी को मैं जो है फॉलो कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पॉजिटिव साइन ही लूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस पी। ठीक है, अब तुम जो है वो इसको p माइनस क्यू भी लिख सकते हो, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x से लेके y तक जो है ना वो हो गया p माइनस क्यू। ठीक है, या माइनस क्यू प्लस पी लिखना चाहो वो भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, या p माइनस क्यू लिख लो तो ये भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट डन हो गया। ठीक है, अब जो अगला पार्ट है उसमें हमसे कह रहा है यू हैव टू एक्सप्रेस एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। और अब क्या एक्सप्रेस करना है, अब बी सी को एक्सप्रेस करना है। इसका मतलब है कि अब हमें बी से सी जाना है। ठीक है, तो बी से सी जाने के लिए पहले मैं काम ये करता हूँ कि अपना रूट जो है वो आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि भाई मुझे बी से सी जाना है, तो मैं जो है वो क्या रूट लूँ। तो पहले मेरे पास जो है वो मैं बी से ए जा सकता हूँ। ठीक है, पहले मैं चले आता हूँ बी से ए, और उसके बाद मैं ए से सी आ जाऊंगा। तो अब मैं यही चीज़ यहाँ लिख लेता हूँ कि पहले इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम बी टू सी, पहले मैं जा रहा हूँ बी से ए। ठीक है, पहले मैं जा रहा हूँ बी से ए, और फिर मैं जाऊंगा ए से सी। ठीक है, तो ये तो मैंने रूट लिख लिया अपना। तो मैं पहले बी से जो है वो ए चला गया, और उसके बाद जो है वो मैं ए से सी आ गया।
अब मैं देखता हूँ कि भाई मुझे जो है वो सारी चीज़ें पता है इस रूट पे। अगर मुझे नहीं पता तो फिर मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, क्योंकि रूट मैं वही वाला लेता हूँ जिसमें मुझे सारा रास्ता जो है ना वो पता हो। तो अब मैं बी से ए जा रहा हूँ। बी से ए जाने के लिए मेरे पास क्या है, बी से ए जाने के लिए ये जो है मेरे पास है 3Q यहाँ तक, और उसके बाद ये Q है। मतलब ये समझ लो कि बी से ए जो है ना, बी से ए मेरे पास है 4Q। लेकिन ये जो 4Q है ना, ये उल्टी डायरेक्शन में है, क्योंकि ये ए से बी आ रहा है, मैं जा रहा हूँ बी से ए। तो मैं 4Q को क्या लूंगा, मुझे 4Q को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो मैं 4Q को नेगेटिव ले लेता हूँ, ये हो जाएगा -4Q। ठीक है ना, तो ये हो गया -4Q, क्योंकि ए बी है ना मेरे पास 4Q, लेकिन अब तो मैं उल्टी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो ये हो गया -4Q। और फिर जब मैं ए पे पहुंच गया तो अब मुझे ए से सी आना है। तो अब ए से सी मुझे पता है, ए सी जो है वो 3P है, और ये जो है बिल्कुल फ्लो की डायरेक्शन में ही चल रहा है, तो मुझे नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा +3P। तो इसका मतलब ये हो गया कि बी सी की वैल्यू जो है ना वो मेरे पास आ गई 3P - 4Q। आप इसको ये भी लिख सकते हो, 3P - 4Q लिख लो, या -4Q + 3P लिख लो, दोनों एक ही बात है। तो अब मेरे पास जो है ना वो बी सी आ गई है, तो मैं जो है वो बी सी की जगह पे ये लिख लेता हूँ 3P। बी सी की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ गई है 3P - 4Q। अच्छा, अब मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो है ना मेरे पास वैल्यूज नहीं थी, तो अब मुझे ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अगर ये 3P - 4Q है तो ये तो इसका डबल होगा ना फिर। तो ये मैं यहाँ 2 लिख के दोबारा ये 3P - 4Q कर लेता हूँ, क्योंकि इनका रेशियो जो है वो 1:2 है। तो वो अगर 3P - 4Q है तो ये इसका डबल होगा। तो मैंने यहाँ फिगर पे ही लिख दिया कि भाई ये जो है ना इसका डबल है। ये है 2 टाइम्स 3P - 4Q। ठीक है भाई, सेकंड पार्ट भी हो गया। सेकंड पार्ट भी हो गया मेरा। अब जल्दी से थर्ड पार्ट पे चलता हूँ। थर्ड पार्ट में वो मुझसे कह रहा है एक्जी निकालना है मुझे। थर्ड पार्ट में कह रहा है एक्जी निकालना है, तो पहले देखते हैं एक्जी है क्या। एक्जी जो है वो मेरे पास ये रहा। यहाँ से मुझे जाना है, एक्स से मुझे जी जाना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ चूंकि एक्जी है तो फिर मैं पहले एरो भी लगा दूं इस तरह। तो एक्जी जाने के लिए मेरे पास ये रूट है कि मैं यहाँ तो जा नहीं सकता सीधा, क्योंकि ये तो मुझे पता ही नहीं है। और अगर मैं ये एक्स से ए जाऊँ, ए से वाई आऊँ, फिर ये आऊँ, तो ये भी मुझे नहीं पता। हाँ, ये वाला रूट अगर मैं ले लूँ, पहले मैं एक्स से बी आ जाता हूँ, और फिर मैं बी से जो है ना सी आ जाऊंगा, और फिर मैं सी से जी चला जाऊंगा। ये वाला रूट मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ सब चीज़ें पता है। तो मैंने ये वाला रूट जो है ना वो डिसाइड कर लिया कि पहले मैं जाऊंगा एक्स से बी, फिर मैं जाऊंगा बी से सी, और फिर मैं जाऊंगा सी से जी। तो पहले मैं ये रूट लिख लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं ये रूट लिख लेता हूँ कि भाई एक्स जी जाने के लिए जो है ना, मैं पहले जा रहा हूँ एक्स से बी, पहले मैं एक्स से बी जा रहा हूँ, फिर मैं बी से सी जा रहा हूँ, और फिर मैं सी से जी जा रहा हूँ। तो ये तो पहले मैंने रूट लिख लिया। अब मैं जल्दी जल्दी इनकी वैल्यूज डाल लेता हूँ। इन सब की वैल्यूज मेरे पास हैं। पहले मैं देखता हूँ एक्स बी की वैल्यू क्या है। तो एक्स बी की वैल्यू है मेरे पास 3Q। ठीक है, एक्स बी की वैल्यू है मेरे पास 3Q। ये मेरे पास 3Q है एक्स बी की वैल्यू, और फिर बी सी की वैल्यू है मेरे पास 3P - 4Q। तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ। पहले मैंने लिख लिया 3Q, फिर मैंने प्लस किया 3P - 4Q, फिर मैंने प्लस किया सी जी की वैल्यू भी है मेरे पास। सी जी की वैल्यू भी है, देखो सी जी भी मैंने लिखा हुआ है। तो ये मेरे पास जो है वो सी जी की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स 3P - 4Q। तो ये तीनों वैल्यूज थी मेरे पास, इसीलिए मैंने ये रूट डिसाइड किया। एक्स बी जो था वो मेरे पास था 3Q, बी सी जो था वो मेरे पास था 3P - 4Q, तो मैंने 3P - 4Q लिखा। और ये जो सी जी है, सी जी मेरे पास है 2 टाइम्स 3P - 4Q। तो ये मैंने 2 टाइम्स 3P - 4Q कर लिया। अब मुझे बस इनको सिंप्लीफाई करना है, जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 3Q एज इट इज हो गया। ठीक है, 3Q इधर आ गया, 4Q जो है वो मैंने पहले लिख लिया। सही है, इसको जो है वो एक स्टेप स्किप हो गया। पहले एक काम करते हैं, एक स्टेप इधर स्टेप कर लेते हैं सिंपल। ये 3Q हो गया, पहले मैं 3Q लिख लेता हूँ। ठीक है, 3Q लिखा मैंने पहले, और उसके बाद जो है ये एज इट इज लिखता हूँ 3P - 4Q, ये एज इट इज आ जाएगा। 3P - 4Q एज इट इज आ गया। उसके बाद में ये ब्रैकेट जो है उसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। 2 को जब मैं 3P से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा 6P, पॉजिटिव का 6P। और जब मैं 2 को -4Q से कराऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 8Q। अब मैं इनको जो है ना वो सारे Q एक साइड पे जमा कर लेता हूँ। एक मेरे पास ये रहा Q 3Q, और एक मेरे पास ये 4Q है, और एक मेरे पास ये 8Q है। सही है, तो मैंने इन तीनों को जमा कर लिया जल्दी से। 3Q - 4Q - 8Q, और P वाले दो हैं, +3P और +6P। 3 - 4 कितना हो जाएगा, 3 - 4 -1 हो जाएगा। -1 और -8 जो है वो -9Q हो जाएगा। और 3P + 6P विल गिव मी +9P। अब आप इसको -9Q + 9P लिख लो, या 9Q, क्योंकि 9P को पहले लिख दिया, पॉजिटिव था, और माइनस का 9Q हो गया, तो 9P - 9Q हो गया।
और अगर तुम 9 कॉमन ले लो तो ये p माइनस क्यू हो जाएगा। तो ये जो है मेरे पास xg आ गया। xg भी मैंने फाइंड आउट कर लिया। xg मेरे पास आ गया भाई 9 और ब्रैकेट में p माइनस क्यू। अब मैं जल्दी से यहाँ भी देख लेता हूँ कि ये क्या करना है मुझे। अब बी पार्ट में कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड वाई जी। वो कह रहा है ये जो एक्स वाई है और वाई जी है इनका रेशियो निकाल लो। अच्छा, अब इनका रेशियो निकालने के लिए पहले मैं देखता हूँ क्या मेरे पास एक्स वाई है। हाँ, एक्स वाई मैंने फाइंड किया हुआ है। क्या मेरे पास वाई जी है? वाई जी नहीं है मेरे पास है एक्स जी। तो मैं एक काम ये करता हूँ, मेरे पास जो है वो एक्स वाई है और एक्स जी है। पहले मैं इन दोनों का रेशियो निकाल लेता हूँ, क्योंकि एक्स जी टोटल है बेसिकली। अगर मुझे टोटल पता चल जाएगा तो मैं जो है फिर उसमें से जो है वो एक्स वाई वाला पार्ट माइनस कर दूंगा तो मुझे रेशियो पता चल जाएगा। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं जो है ना वो मैं एक्स वाई और एक्स जी का रेशियो निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ना मेरे पास गिवन है। वाई जी जो है ना मैंने फाइंड नहीं किया, वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। वैसे तुम वाई जी फाइंड कर सकते हो, वाई जी भी तुम्हें पता चल जाएगा। वाई जी के लिए रूट तुम ले सकते हो, पहले वाई से सी आ जाओ और फिर सी से जी चले जाओ तो तुम्हें वाई जी भी मिल जाएगा। तुम एक्स वाई और वाई जी को डिवाइड कर लेना, तब भी यही आंसर आएगा। पहले हम इसको एक दूसरे तरीके से करके देख लेते हैं कि चूंकि मेरे पास एक्स वाई और एक्स जी मौजूद है ना। देखो एक्स वाई और एक्स जी जो है वो मेरे पास एक्स वाई है मेरे पास p माइनस क्यू। ठीक है, एक्स वाई है मेरे पास p माइनस क्यू। तो मैंने एक्स वाई की जगह पे जो है वो p माइनस क्यू लिख दिया। और फिर चूंकि ये रेशियो है ना तो मैं इसको डिवाइड में कर देता हूँ। एक्स कितना है मेरे पास, जरा मैं ये देखता हूँ मेरे पास एक्स कितना है। एक्स है मेरे पास 9 टाइम्स p माइनस क्यू। एक्स मेरे पास कितना है 9 टाइम्स p माइनस क्यू। तो मैंने 9 लिखा और फिर मैंने p माइनस क्यू लिख लिया। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में भी p माइनस क्यू है और न्यूमरेटर में भी p माइनस क्यू है। इसका मतलब है ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और कैंसिल आउट होने के बाद मैंने ये देखा कि एक्स वाई और एक्स जी का जो रेशियो आ रहा है ना वो आ रहा है 1:9। एक्स वाई और एक्स जी का जो रेशियो आ रहा है ना ये मेरे पास आ रहा है 1:9। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स जी बेसिकली टोटल है। एक्स जी इज टोटल। एक्स जी जो है ना वो 9 पार्ट्स है। एक्स से लेके जी तक मेरे पास है 9 पार्ट्स, और उसमें से अगर एक पार्ट यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब है बाकी का कितना पार्ट बचा, तो बाकी का 8 पार्ट्स बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई और वाई जी का जो रेशियो है दैट विल बी 1:8। ठीक है, चूंकि ये एक नंबर का था ना तो मैंने इसलिए इसमें ज़्यादा वर्किंग नहीं की। इसका जो लेंदी तरीका था वो यही था कि एक्स वाई आपके पास है, वाई जी फाइंड कर लो और उसके बाद उनको इसी तरह डिवाइड कर लो तो तुम्हारे पास एग्जैक्टली 1:8 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है। और या दूसरा तरीका ये है कि चूंकि तुम्हारे पास एक्स वाई और एक्स जी है तो तुम पहले एक्स वाई और एक्स जी का रेशियो निकाल लो, वो आ रहा है 1:9। 1:9 का क्या मतलब है, ये 1 है और ये टोटल पार्ट है 9। तो अगर ये 1 है और टोटल पार्ट है 9 तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पार्ट होगा y से लेके z तक ये 8 पार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है इनका रेशियो जो है एक्स वाई और वाई जी का जो रेशियो आ रहा है वो 1:8 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर तुम बोलते हो कि सर वाई जी निकाल के दिखा दें तो वाई जी भी निकल सकता है। वाई जी भी बहुत आसान है, वाई जी भी निकाल लेते हैं जल्दी से। अगर तुम्हें इसको लेंदी तरीके से करना है तो वाई जी फाइंड आउट कर लो। वाई जी के लिए जो है ना हम लोग पहले काम ये कर लेते हैं कि वाई से सी चले जाते हैं। वाई से सी जो है ना वो 2p है, तो मैं यहाँ 2p लिख लेता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, ये मैंने 2p लिख लिया। और उसके बाद ये कह रहा है कि भाई सी से लेके जो जी है ना ये डबल है। ठीक है, तो ये डबल है और ये सेम एरो है तो प्लस हो रहा है, तो मैं इसको ये डायरेक्ट ही लिखता हूँ। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ। जब 2 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा ये इसके साथ 3p के साथ तो ये हो जाएगा 6p। सही है, मैं इसको एक्सपेंड करके डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ। और फिर ये हो गया माइनस है ये, तो 2 को जब मैं कराऊंगा तो ये हो जाएगा -8q। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 8। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो 6 और 2 8 हो जाएगा, तो ये 8p - 8q हो गया। 8p - 8q हो गया। जब तुम 8 कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा 8 टाइम्स p - q। ठीक है ना, 8 टाइम्स ये p माइनस क्यू हो जाएगा। और फिर तुम जब डिवाइड करोगे तो तुम्हारा रेशियो जो है वो इसी तरह आ जाएगा जैसे इसने यहाँ किया हुआ है। ये जो है वो एक्स वाई की वैल्यू है, एक्स वाई की वैल्यू हो गई p माइनस क्यू और एक्स जी की वैल्यू आ रही है 8p - 8q। तो जब मैं रखूंगा इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो रेशियो आ जाएगा 1:8। तो बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। तुम्हें जो अच्छा लगे जो आसान लगे उससे कर लेना। बस ये याद रखना कि अल्फाबेट्स को गौर से देखना। एक्स वाई और वाई जी का रेशियो है, एक्स वाई और एक्स जी का रेशियो जो होता तो 1:9 आंसर आता। एक्स वाई और वाई जी का रेशियो है इसीलिए 1:8 है। चलो भाई, तो ये तो वेक्टर का क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, जल्दी से सर्कल प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो वेक्टर के क्वेश्चन में डिटेलिंग थी सारी। अगर तुमने डिटेलिंग अच्छी तरीके से नोट डाउन कर ली है
सारी चीज़ें फिगर में प्रॉपर्ली लेबल कर ली हैं, तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। उसके बाद देखो बड़ा आसान सा था, बस रूट डिसाइड किया और प्लस माइनस करते हुए आगे बढ़ गए। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से इस वीडियो का। ये हमसे कह रहा है कि इन द डायग्राम AC इज द डायमीटर, AC ये डायमीटर नजर आ रहा है आपको, ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, द टेंजेंट्स फ्रॉम T टच द सर्कल एट B। तो ये जो दो है ना, ये टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट है, T से लेके B और T से लेके C। आपको पता है कि जब कोई एक्सटर्नल पॉइंट से मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूँ तो वो दोनों टेंजेंट्स जो है ना वो इक्वल इन लेंथ होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं फ्रॉम T टू B और फ्रॉम T टू C, ये दोनों की लेंथ बिल्कुल बराबर है। तो अगर ये दोनों की लेंथ बराबर है तो इसका मतलब है कि ये जो है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पहले से जो है वो समझ में आ गई। अब देखते हैं फाइंड क्या करना है। वो हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स यहाँ पे नजर आ रहा है। आपको पता है कि ये ओ से लेके सी तक जो है ना ये रेडियस है, ओ से लेके सी तक ये रेडियस है और ये जो है ना टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट के दरमियान एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं एक्स निकालने के लिए क्या करूंगा, एक्स निकालने के लिए मैं 90 में से 62 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो 90 माइनस 62 हो गया। अगर मैं 8 मिलाऊंगा तो 70 हो जाएगा और फिर मुझे 20 मिलाना पड़ेगा। तो ये 28 जो है ना वो इसका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। द वैल्यू ऑफ एक्स इज कमिंग आउट एज 28। ठीक है, तो बस ये प्रॉपर्टी थी एक रेडियस और टेंजेंट वाली, कि जब भी रेडियस और टेंजेंट मिलती है हमेशा 90 डिग्री बनता है। दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वाई जो है वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, सही है। अब चूंकि हमने डिसाइड कर लिया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका मतलब है अगर ये वाला 62 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये वाला एंगल भी एग्जैक्टली 62 के बराबर होगा। सही है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना, बी सी और टी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें टी बी और टी सी जो है ये दोनों साइड्स बराबर हैं। तो इसका मतलब है इनके सामने वाले जो एंगल्स होंगे ये भी बिल्कुल बराबर होंगे। तो अगर ये 62 हो गया तो ये भी 62 हो गया। और अब क्या करना है, तुम्हें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो हम क्या करते हैं जल्दी से, 62 वाई प्लस 62 प्लस 62 कर लेते हैं। तो हमें पता है ये 180 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स को जब ऐड अप करते हैं तो आंसर आना चाहिए 180। ठीक है, तो अब वाई निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 62 और 62 जो है ये मेरे पास हो जाएंगे 124, और मैं इनको शिफ्ट कर दूंगा दूसरी साइड पे। तो वाई विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 124। ठीक है, क्योंकि 60 और 60 जो है वो 120 हो गए और 2 और 2 4 हो गए। अब 6 में लाऊंगा मैं तो 130 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, द वैल्यू ऑफ y इज कमिंग आउट एज 56 डिग्रीज। तो ये था भाई क्वेश्चन सर्कल प्रॉपर्टीज का। और वेक्टर्स का इंशाल्लाह दो क्वेश्चंस और रह गए। वो काइनेमेटिक्स के हैं और मेरे ख्याल से मेंसुरेशन के हैं, तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम लोग को के साथ शेयर करता हूँ। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जल्दी से जो है वो सेकंड पार्ट भी, लास्ट पार्ट भी सॉरी, तुम लोग के साथ शेयर कर दूं, ताकि ये पूरा पेपर जो है ना वो वाइंड अप हो जाए। आई होप तुम लोग प्रीवियस वीडियोस देख लो। अगर उसमें कोई क्वेरी हो तो मुझे बता देना, मैं इंशाल्लाह उसको एड्रेस करूंगा। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।